वेलकम अगेन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है श्रीलंका क्राइसिस। श्रीलंका में क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी स्टार्ट हुए हैं, उनके काजेज एंड इम्पैक्ट्स क्या है और वो किस शेप में है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे श्रीलंका क्राइसिस, और ये श्रीलंका क्राइसिस का जो शेप है वो किस तरीके का शेप है। शॉर्टेज ऑफ फूड, मेडिसिन, पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड गैसेस। अब ये जो चीज़ें हैं जिनका शॉर्टेज अभी श्रीलंका में है, वो एक बेसिस एंड फंडामेंटल नेसेसिटीज ऑफ मैनकाइंड है। इसके बगैर कोई बंदा कहीं पे भी नहीं चल सकता। स्टेट लेवल पे तो हम बाद में बात करेंगे, पर ये एक फंडामेंटल चीज़ें हैं। अभी इसी की वजह से आप ये देख लें कि श्रीलंका का जो क्राइसिस है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी हद तक आ गई है कि श्रीलंका के पास पेपर्स तक नहीं दे अपने एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद आप फूड, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैसेस। अगर श्रीलंकन के आप डॉक्यूमेंट्रीज एंड वीडियोस हम जब देखते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि पेट्रोल एंड गैसेस लेने के लिए भी एक लंबी खासी लाइन लगी होती है। तो ये क्या, इनका क्या काजेज हैं, किस तरीके से हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब देखें, एक तो जो आपकी इन्फ्लेशन राइज हुई है श्रीलंका में, वो किसी इस हद तक है। अब करेंटली जो वहाँ पे सिंस द लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 13.2% है। और अब ये जिस हिसाब से इन्फ्लेशन आगे बढ़ रही है, तो ये ऑलमोस्ट आपका 50% तक भी जाने के चांसेस है। क्योंकि ये आप जैसे चार्ट में देख रहे हैं, ईयर अगो अब राइस की जो प्राइसेस थी 129 थी, मंथ अगो 168 थी, वीक अगो 184 थी, एंड दिस वीक 2.6 रुपीज। अब ये देख लें कि कितनी वहां पे हाई इन्फ्लेशन हो रही है। उसके बाद हम एक जो ना डेमोग्राफिक पे भी नजर डालेंगे कि वहाँ की डेमोग्राफी है वो किस तरीके की है। एथनिक ग्रुप से हम आ गए तो 74% सिनालीज की आबादी है, 11% तामिल्स जो श्रीलंकन है, 9% जो है वो श्रीलंकन मूर्स, एंड 4% इंडियन तामिल्स हैं, और 5% मिनोरिटीज हैं। एंड रिलीजन्स में अगर देखा जाए श्रीलंका में, तो आपके बुद्धिस्ट 7% है, 70% है, हिंदूज 12% है, मुस्लिम मेजोरिटी 9% है, क्रिश्चियन 7.6% है। ये एक छोटे सा ओवरव्यू था डेमोग्राफी के। अभी आते हैं कि व्हाट आर दी काजेज ऑफ वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर जो कॉज है वो है आपका डायनेस्टी पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है? अब जब से सिंस द इंसेप्शन ऑफ श्रीलंका, वहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, एक ही ग्रुप है, एक ही एक डायनेस्टिक ग्रुप है, एक खानदान आप बोल दें, वहीं उसी टाइम से सिंस द क्रिएशन ऑफ श्रीलंका वहां पे गवर्नमेंट अपनी चला रहा है। जैसे कि आप देख लें, इन फैमिली रूल है रिसेंटली करेंटली। अब इनके ये जो आपका महेंद्र राजापक्सा है, प्रेसिडेंट है अभी रिसेंटली। अब इन इसका पूरा खानदान एक पॉलिटिक्स में है। इससे एक ये तो एक वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन है कि एक पूरा खानदान उसमें, मतलब अगर वो गलत भी करेंगे तो देर इज नो क्रिटिसिज्म फॉर देम। जैसे अब इसमें देख लें कि the familial rule, the Rajapaksa family has for long controlled the levers of power in the island republic. Bizarre for a democracy. ठीक है, इट्स अ बिजार कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। अब देखें, गोटाबाई राजापक्सा ब्रदर है इसका। अब ये क्या है? was the defense secretary, brain behind the war against the LTTE। अब उसके बाद आप चमल राजापक्सा ब्रादर, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद बासिल राजापक्सा ब्रादर, एमपी फ्रॉम गंबा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आप उसका बेटा देख लें, नमल राजापक्सा, एन एमपी हम्बुन टाटा में है ये। उसके बाद नेफ्यू देख लें उसमें, फ्रॉम द सीएम ऑफ यूवीए प्रोविंस। उसके बाद दूसरा नेफ्यू, डायरेक्टर श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी। उसके बाद ब्रादर इन लॉ, नेशनल कोऑर्डिनेटर न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट में। उसके बाद कजन, चेयरमैन एयरपोर्ट एंड एविएशन सर्विसेज में। ब्रादर इन लॉ, चेयरमैन ऑफ श्रीलंकन एयरलाइंस। अब ये हम देख लें। अब दूसरा भी इसमें उसका बेटा है, ओनर ऑफ दी केरिटन स्पोर्ट नेटवर्क। मतलब एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अगर हम कहीं पे देखेंगे ना, उसका आपको अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हेड अ फेस, वो ये है। आप देख लें कि एक पूरा खानदान जो है ना वहां पे रूल कर रहा है। मतलब वो सही करें या वो गलत करें, उनको क्रिटिसाइज करने वाला कोई भी नहीं है। एक तो ये है जिसने आप श्रीलंका को
एक जो है ना डिवास्टेटिंग कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया। उसमें एक वन ऑफ दी मोस्ट फाइनेस्ट जो उसका एस्पेक्ट है वो है आपका डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में अब वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को उन्होंने फर्दर मेंटेन किस तरीके से किया है हम वो भी देखेंगे। अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में हम ये देख लें कि वहां पे जितनी भी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी हमने जैसे पहले एक डेमोग्राफिक में देखा था, तो वहां पे हमें एक सिनालाज मिले थे। सिनालीज वहां पे 70% है। अब वो ये क्या करते हैं, 70% को ये उनको फेवर में लाते हैं, अपने उनके ऊपर अच्छे से रूल करना चाहते हैं। कुछ ऐसे काम करते हैं ताकि उनको ये यकीन आ जाए कि श्रीलंकन गवर्नमेंट है ही हमारी, और हम ये श्रीलंका हमारा है। और वो एक जैसे एग्जांपल देख ले, मेड आर्कियोलॉजिकल टास्क फोर्स टू गेन द संपत्ति ऑफ सिनाला। अब ये क्या करते हैं कि एक आर्कियोलॉजिकल टास्क फोर्स बनाते हैं, कहीं ना कहीं पे कोई एक जो है ना आर्कियोलॉजिकल साइट बनाते हैं जो कि स्पेशली होती है। वहां पे ये चल के बोलते हैं कि भाई देखो, हमें ये जितनी भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में साइंस मिले हैं ना, उनके हिसाब से जो ये आपके सिनालाज है, यही है असल हकदार आपके श्रीलंका के। तो ये चीज देख के जितने भी आपके सिनाला जो 75% मेजोरिटी में थे, वो क्या वो फेवर में चले गए आपके राजा पक्सिया की गवर्नमेंट में। तो यही एक रीजन था कि इस गवर्नमेंट को मेंटेन किया हुआ है सिंस द इंसेप्शन ऑफ श्रीलंका। इस तरीके से इन्होंने अपना रूल मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद सेकंड जिसने श्रीलंका को तबाह बर्बाद किया वो है सिविल वार। ये 1983 से लेकर 2009 तक चली थी। अब ये जैसे कि एक पोस्टर खड़ा, स्टॉप किलिंग इनोसेंट तमिल किड्स एंड सिविलियंस इन श्रीलंका। ये सिविल वॉर हुई थी 1983 से लेकर 2009 तक। अब इसमें क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सिनालाज इज अबाउट 75, वेयर तमिल्स आर 12%। तमिल्स वांटेड देयर सेपरेट स्टेट। अब ये एक तो माइनॉरिटी में आ गए तमिल्स, एंड उसके अलावा जो गवर्नमेंट का फुल्ली फोकस था वो फोकस था आपका सिनालाज के ऊपर, जो कि आपके 75% है वहां पे। तो इसी चीज डिफरेंसेस को देखते हुए वहां पे सिविल वॉर थी कि भाई हम मिनोरिटी में, वहां पे सारी मेजोरिटी वो है, तो हर चीज उन्हीं के राइट्स में जा रही है, हमें कोई प्रिविलेजेस ही नहीं है। तो वहां पे सिविल अनरेस्ट चली थी, और ये सिविल वॉर 2009 तक चली थी। और इसी ने ही मतलब एक डिवास्टेटिंग कंडीशन क्रिएट की थी। वो क्रिएट किस लिए की थी, देखें अगर देखा जाए तो श्रीलंका जो कंट्री है वो एक जियो स्ट्रेटेजिकली उसकी काफी सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पर एक फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें नहीं आ पाए। वो उसका ये रीजन था कि यहाँ पे सिविल अनरेस्ट थी, सिविल वॉर थी। और कोई भी बिजनेस टाइकून जितने भी होते हैं, कोई सा भी हो, किसी भी कंट्री का हो, वो उस कंट्री में कभी पैसे नहीं लगाएगा जहां पे सिविल वॉर हो, क्योंकि वहां पे उसके शेयर्स डूब जाएंगे। तो ये था, इसी की वजह से सिविल वॉर की वजह से भी आपका श्रीलंका ग्रो नहीं कर पाया। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसका है वो है डेब्ट, फॉरेन डेब्ट। ये एक आपका टर्निंग पॉइंट, एक सिविल वॉर तो 2009 तक भी, फिर भी आप श्रीलंका अपने पैरों पे था। अब इसके पांव कैसे निकले, वो था डेब्ट ट्रैप। और ये किस तरीके का था, लेट्स डिस्कस। आफ्टर द सक्सेस ऑफ कोलंबो पोर्ट, श्रीलंका आल्सो वांटेड टू बिल्ड एन अदर पोर्ट इन हम्बनटाटा। अब ये हम्बनटोटा एक पोर्ट बनाने वाले थे। एक इन्होंने पहले एक पोर्ट बनाया था कोलंबो पोर्ट। अब कोलंबो पोर्ट एक अच्छी खासी इनको जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हेल्पफुल रहा, तो उनको प्रॉफिट हो रहा था गवर्नमेंट को। अब उस चीज को ये फर्दर बूस्ट देने के लिए उन्होंने एक जो हम्बनटोटा में का एक एरिया है, वहां पे इन्होंने एक और पोर्ट बनाने का सोचा। इन्होंने सोचा कि हमें देख अब फर्दर इकोनॉमिक बूस्ट मिल जाएंगी। अब उनके बाद ये क्या करते हैं, फॉर दैट दे ट्राई टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम यूएसए एंड इंडिया, बट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव रिजेक्टेड। इन्होंने ये जो इनका प्लान था हम्बन टाटा में पोर्ट बनाने का, ये पहले लेकर गए यूएस के पास एंड इंडिया के पास। दोनों कंट्रीज ने इसको एक रोड रेड जोन इसको बता दिया कि भाई ये आप लोगों का एक किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये फिट नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते। बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव रिजेक्टेड। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई भी इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस या एक जो है बोलते हैं ना फेवर नहीं दी। उसके बाद इंस्टीड ऑफ आईएमएफ, श्रीलंका वेंट टू चाइना फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस।
अब अगर आईएमएफ की तरफ जाता तो हमें ये भी पता है कि आईएमएफ अपनी शराइत लागू करता है, एट सम एक्सटेंड नहीं 100% करता है। और श्रीलंका को ये लगा कि अगर हम आईएमएफ के कहने पे चलेंगे तो हम शायद अपनी मनमानी ना कर पाए, हम उस तरीके से ग्रो ना कर पाए। और ये भी मुमकिन है कि जब तक हम्बन टाटा पोर्ट फ्लोरिश हो जाए, जब तक हम उसको किस तरीके से पैसे रिपे करेंगे, तो ये उनके लिए इशू था। तो ये चले गए चाइना के पास। चाइना फेवर्ड द पोर्ट एंड गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस। चाइना ने पोर्ट को रिकमेंड किया एंड उसको फाइनेंशियल असेसमेंट दी। प्लान रिगार्डिंग द पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा डिड नॉट वर्क एंड इट बिकम ए डिजास्ट्रस। श्रीलंका हैड टू रिटर्न मेजर चंक ऑफ अमाउंट टू चाइना बट शी हैड नथिंग टू डू पेड। अब इसमें क्या था कि श्रीलंका में जैसे हम्बनटोटा बन गया, उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाइनीज की भी थी। अब वो वैसे काम बिल्कुल नहीं कर पाया, मतलब 100% फ्लॉप हो गया। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट तो जोड़े उल्टा पीछे जा रही थी। तो इनको जितने भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट थी वो भी इनको रिपे करने दी। अब क्या हो गया, श्रीलंका डिसाइडेड टू बाय द पोर्ट वेयर इन चाइना परचेज्ड 80% ऑफ शेयर्स एंड गॉट पोर्ट ऑन लीज फॉर 99 ईयर्स। अब क्या किया इन्होंने, उसको जो हम्बन टाटा पोर्ट था उसको इन्होंने इसकी बोली गिरवी रखने के लिए बोली जो लगाते हैं वो लगा दी। अब वहां पे बोली में जो 80% उसके शेयर थे, बोली लग गया, वो 80% ऑफ शेयर चाइना के पास आ गए। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने कहा कि भाई इसके 80% शेयर मेरे पास हैं, तो मुझे 99 ईयर्स के लिए ये चीज लीज पे चाहिए। लीज पे ले ली। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपको आपका 1 बिलियन US डॉलर का जो था वो इंडिया ने दिया आप लोगों को। इंडिया ने आपको श्रीलंका को 1 बिलियन असिस्टेंस दी। और वो क्यों दी, उसका ये रीजन था कि चाइना अगर हम्बन टाटा पे 99 ईयर्स के लिए आ रही थी, तो चाइना का एक और कंडीशन थी कि हम यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी भी हम अपनी मेंटेन करेंगे श्रीलंका में हम्बन टाटा पोर्ट पे। अब ये क्या था, ये अगर आप चाइना श्रीलंका में आके अपने एयर बेस बना देता तो ये ओपनली एक बहुत बड़ी थ्रेट इंडिया को थी। तो इंडिया ने क्या किया कि मैं आपको फाइनेंशियली असिस्टेंस दूंगा, पर इसके बदले में आप थोड़ा अपना ये जो आपने जो 80% शेयर्स की वजह से 99 ईयर्स के लिए आपने चाइना को दिया, इसको थोड़ा आप रिकंसिडर करें। तो श्रीलंका फाइनली उसको करता है और शेयर्स जो है ना 70% कर देता है। एंड उसमें एक दूसरी कंडीशन लगाता है श्रीलंका कि वो जो सिक्योरिटी है वो हम खुद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देखेंगे, जिसपे चाइना अग्रीड भी हो गया था। उसके बाद आउटडेटेड पॉलिसीज, ये एक हमने देखा कि डेट ट्रैप किस तरीके से आ गया। मतलब एक इसमें हमें ये पता चला कि चाइना ने अपना उसको डेट ट्रैप में इस तरीके से आपने फंसा लिया कि ऑस्ट्रेलिया निकल नहीं पा रहा था। 80% शेयर्स चाइना के पास चले गए, चाइना वहां पे आ गया ऑफिशियली। उसके बाद देखते हैं कि आउटडेटेड पॉलिसीज वो क्या थी। आउटडेटेड पॉलिसीज, अब ये देखें, ये वो पॉलिसीज हैं जो हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शंस दे गेव मल्टीपल सब्सिडीज एंड reduced taxes which further declined their economy. Having fiscal deficit, they did not reduce their expenses. अब इसमें क्या था कि जैसे कि अभी हमने अपने इनकम्बेंट गवर्नमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो कितनी सब्सिडीज दे रहे हैं, पेट्रोल पे दे रहे हैं, वो किसी अनाज पे दे रहे हैं आपका, पेट्रोल के अलावा आपको दूसरी किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज में दे रहे हैं। अब ये कहाँ से दे रहे हैं, ये अपनी जेब से तो नहीं दे रहे हैं। अब इसका हमें ये समझना चाहिए श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से कि ये हम ही से ही निकाल के देंगे। ये जस्ट वांट टू बी स्टेबलाइज देयर गवर्नमेंट, जस्ट वांटेड टू स्टेबलाइज देयर गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट। अब वहां पे भी यही किया था कि मल्टीपल सब्सिडीज दी गई, आपको टैक्स रिड्यूस कर दिए गए। तो जब भी ये क्या हुआ, इनका फिस्कल डेफिसिट फर्दर इम्बेलेंस होता गया। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है कि आपके जितने भी जीडीपी में जितना भी आपका आता है, आपकी अर्निंग से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हो जाए, टैक्सेस वगैरह जितने भी गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं उससे ज्यादा आपके एक्सपेंसेस आ जाए। तो इसमें उनको ये होना था, एक्चुअली ये होना होता है कि आपके जितने एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस करके आपके फर्दर इनकम के हिसाब से मेंटेन करना होता है। बट इस गवर्नमेंट ने वैसा नहीं किया। उसी के हिसाब से इनका जो है ना फर्दर इनकी सारी चीजें डिक्लाइन की तरफ इनको पुश मिलता गया।
उसके बाद फर्दर जो आपकी चीज उनकी खराब हुई वो ये थी कोविड-19। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 12.6% जो है ना टोटल जीडीपी में टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, टूरिज्म कंट्रीब्यूटेड अराउंड 12.6% ऑफ टोटल जीडीपी। इनकी जितनी भी जीडीपी बनती है उनमें 12.6% आपका टूरिज्म उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब कोविड-19 आया तो ये सेक्टर भी टोटली एक इंक्लाइंड हो गया, और इसमें जो इतना लॉस हुआ वो हुआ था 72% लॉस हुआ था। अब ये देखें कि कितना बड़ा इसको झटका लगा था। अब हम अगर इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका देखें, वहां पे सिर्फ दो चीजें हैं इकोनॉमी में। एक आपका आता है एग्रीकल्चर एंड सेकंड आता है टूरिज्म। अब तो टूरिज्म का तो बेड़ा यहाँ पे गर्क गर्क हो गया कोविड-19 के यहाँ। इस यहाँ पे इनकी फर्दर कमर टूट गई। उसके बाद एग्रीकल्चर, अब देखते हैं, बोलते हैं ना कि एक अपने आप को एक तुरम खान बनाने के लिए इन्होंने एक और एक्टिविटी की। अब ये एक्टिविटी क्या की? Rajapaksa government announced that they would not use chemical fertilizer in the agriculture। अब ये जो था ना, राजापक्सा गवर्नमेंट ने किया कि जितने भी उनके एग्रीकल्चर के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज होते हैं ये वो नहीं करेंगे। मतलब भले फसल तबाह हो जाए। अब ये इन्होंने किया, मैंने ये लिखा भी हुआ है, विदाउट हैविंग एनी रिसर्च, बगैर किसी रिसर्च के, कि इसके हमें आउटकम्स। अब ये क्या था, इनकेपेबल गवर्नमेंट थी, कैपेबिलिटी नहीं दी गवर्नमेंट को, तो हमें किस तरीके से कौन सा सेक्टर चलाना है। इस जो केस हमें पाकिस्तान में भी मिलता है, बस कोई ना कोई नया तजर्बा कर देते हैं, चीजें ठीक हुई तो ठीक, नहीं तो अल्लाह के आसरे हैं भाई। तो ये उन्होंने किया था। अब यहाँ पे उन्होंने कोई भी जो है ना रिसर्च नहीं की थी कि ये इसके आउटकम्स क्या होता है। जैसे कि हम ना गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी में पढ़ते हैं कि भाई जब हम कोई भी पॉलिसी एडॉप्ट करते हैं तो उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव आउटकम्स देखते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बस कर दिया इन्होंने। ड्यू टू दिस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन reduced एट लार्ज स्केल। दे began टू import wheat एंड राइस with heavy prices। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो एग्रीकल्चर में जितनी भी प्रोडक्शन थी वो उनकी एट सम एक्सटेंड आप बोलें कि 70% अफेक्ट हो गई थी। उनकी यील्डिंग बहुत कम हो गई थी। अब ये कम हुआ तो इन्होंने क्या किया, फिर इनके जो फर्दर जो चीजें थी, वीट वगैरह राइस वगैरह, ये इन्होंने इंपोर्ट स्टार्ट कर दी विद डबल प्राइसेस। अब ये इसमें इसका क्या हुआ कि एक तो पहले से गरीबी, ऊपर से आप लोगों ने जानबूझकर या आप एक लापरवाही की वजह से आपने आपने अपना एग्रीकल्चर, जो कि आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ दी बैकबोन ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी, उसको भी आप लोगों ने हाथों से तबाह कर दिया। तो ऑब्वियसली आप लोगों की ये कंडीशन तो ऑब्वियस थी। अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस की कि ये जो क्राइसिस हैं ये तो ऑब्वियस हैं, ये सिचुएशन है, ये हमें देखने को भी मिलती हैं। ठीक है, अब इसके बावजूद गवर्नमेंट क्यों स्टेबलाइज है वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ये जैसे ही आपके क्राइसिस आए तो ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनके घरों पे हमला हुआ था, घर जला दिए, गाड़ियां जला दी, जो है ना लोग रोड पे निकल आके आए कि भाई गवर्नमेंट को खत्म करो। अब ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं खत्म हो रहे, इतने हैवी प्रोटेस्ट इतने टाइम से हो रहे हैं, जैसे कि हम डेली अपने न्यूज चैनल्स में देखते हैं हो रहे हैं, फिर भी ये क्यों नहीं है। अब वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, हाउ दे सेव देयर गवर्नमेंट, इसमें ये हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 49 में है कि एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेजेंट इन द कैबिनेट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। अब ये जो आर्टिकल 49 है ये बोला है कि जब तक कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर है कैबिनेट कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। अब ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो को किसी ने इसकी मत मारी गई है जो वो स्टेट छोड़ के चला जाएगा या गवर्नमेंट को छोड़ के चला जाएगी कि गवर्नमेंट टूट जाए, कभी नहीं टूटती। तो यही वन ऑफ दी जो हमने डिस्कस किए, ये सारे एस्पेक्ट हैं। और ये गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रही इसका भी हमने ये डिस्कस किया, आर्टिकल 49 में ये आता है। तो ये हमने कोशिश, मैंने आप अच्छी कोशिश की आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने की कि किस तरीके से ये है, इनकी इंटेंसिटी क्या है। तो ये अभी जो करंट सिनारियो अगर हमें अभी का देखें तो ये क्राइसिस ऑन गोइंग है, और इनका ना गवर्नमेंट जा रही है, ना कोई फरिश्ता कुछ पैसे लेकर श्रीलंकन गवर्नमेंट को दे रहा है कि आप अपनी जो है ना फॉरेन रिजर्व्स को थोड़ा बूस्ट करें, मेंटेन करें, एंड श्रीलंका को क्राइसिस से निकालें, नहीं निकल रहे। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रही है ये टॉपल करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को गिराना चाह रहे हैं, पर गवर्नमेंट नहीं गिर रही। गवर्नमेंट क्यों नहीं गिर रही वो भी आर्टिकल हमने पढ़ा है। तो ये अभी अनसर्टेन है कि क्या होगा,
गवर्नमेंट गिरेगी तो कैसे गिरेगी, प्राइम मिनिस्टर है वो छोड़ पाएंगे गवर्नमेंट को कि नहीं, तो ये अभी हमारा फ्यूचर का ही होगा। तो जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल डेट, अल्लाह हाफिज़।